तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट आना, हमें ज़मीं के मसाइल पे बात करनी है। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जिनके एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। और हस्ब मामूल आज भी हमारे लबों पर अपने नाजरीन के लिए, अपने देखने वालों के लिए यही उम्मीद, यही आरज़ू, यही दुआ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपकी कोशिशें रंग लाएं और आपकी काविशों का आपको समर मिले। नाज़रीन मोहतरम, अजुक दो यह सुई पगह यथ खतर अस मनसूब बनामत, यह सुई पगह यथ खतर अस कह काम थमज, यह तमें काम अंजरावनुक दो, यह तमें मनसूब अमल अन्नुक दो। अगर आज तम काम अंजराय न कह, आज त काम पगह पे थे, सह पगह तेल जहन, इसलिए यह मौक़, यह मोहलत बरोए कार अन्नुक आज दो। अल्लाह ताला यन अनो पन सारी असल मनसूब मे बनमत पन्ने ज़िंदगी हंद तरक्की खतर, तरवीज खतर, तम अनो बामल, बे रोज़ो कोशां ताकि अस करो एक बेहतर मुस्तकबिल तश्कील। आज रोज़ प्रोग्रामस मज बह गाजी मोहम्मद अमार तो मे सत रोज हुमैरा शफी। अस्सलाम हुमैरा, तो ठीक पर? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र खुदा का। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन, सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम हिंदू भाई बहनों को दशहरा की बहुत बहुत मुबारकबादी। और बेशक इस दिन की बहुत ही बड़ी अहमियत है। मेरे ख्याल से अमार भाई, हम लोगों का दिल मोहब्बत से जीत सकते हैं, नफ़रत से नहीं। सबसे बड़ा पैगाम तो यही है इस दिन का। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए ज़िंदगी में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बतें दें, खुशियाँ दें लोगों को। अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट है तो उसकी वजह हमें बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और जो ये फेस्टिवल है, पहले तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद जो हमारी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको, और बिलखुसूस जो हमारे व्यूवर्स हैं। ये फेस्टिवल जो इसकी सिग्निफिकेंस है, व्हाट एक्चुअली इट सिग्निफाइज, इट्स इज़ द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर द इविल, अच्छाई की जीत बुराई पे। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल भी दरपेश आती है जहाँ पे आपको ये लगने लगता है कि बुराई को अपनाने में ही मेरी अमा है, बुराई को अपनाने में ही मेरी खैर है, क्योंकि बुराई का गलबा तारी हो जाता है। लेकिन जब भी हमने इंसानी तारीख़ को देखा है, अपने स्क्रिप्चर्स को देखा है, वहाँ पे यही लिखा हुआ है, वहाँ उससे यही जाहिर है कि जब भी अच्छाई और बुराई का मुकाबला हुआ है तो जीत हमेशा अच्छाई की हुई है। और हक और बातिल का जब भी मुकाबला हुआ है तो जीत हमेशा हक की हुई है। आज नहीं, कल नहीं, परसों ये वाज़े हो जाता है कि हक हक है, अच्छाई अच्छाई है और बुराई बुराई है। इसलिए अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि हमें तौफीक दें कि हम हमेशा अच्छाई के रास्ते को अपनाएं और ये जो बुराई के वसवसे हैं इनसे हम दूर रहें। बिल्कुल सही। अपडेट्स या श्योर। नाजरीन, आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे आज हमारे यहाँ श्रीनगर का मौसम खुशगवार ही रहेगा। दर्जा हरारत की बात की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 23, कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 29 और कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी आपको बताना चाहेंगे, आज नेशनल हाईवे 44 पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। मुगल रोड पर भी छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। मज़ीद इत्तलात के लिए दिए गए नंबरात जो कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर अभी दस्तयाब हैं, उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं। जी खैर, आज प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हमें एक तिजारती वक्फे के लिए रुकना होगा। आपसे यही इस्तदा करेंगे कि बराबर 9 बजे तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग JNK। और नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हुमैरा कह रही थी, मौसम खुशगवार है और मौसम ख़िज़ां जो है अब अपने रंग बिखेर रहा है।
और लोग यहाँ पे आजकल क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं क्योंकि उनके जो पसंदीदा इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो वारिद कश्मीर हो गए हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं और व्यूअर्स को एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दे रहे हैं, एक बहुत ही खुशगवार तजुर्बा दे रहे हैं। अब ये कैसे मुमकिन हो पाया उनका यहाँ पे आना, और ये अब कई दहाइयों के बाद यहाँ पे एक इंटरनेशनल लीग का इनकाद हुआ, इसमें कौन से लोग कारबंद थे और कोशां थे उनके बारे में भी जानेंगे ज़रूर। लेकिन आप जानते हैं कि जो भी हम पेशकश इस प्रोग्राम में रखते हैं, जो भी सौगात आप तक पहुंचाते हैं, उसकी मुताबिकत आज के दिन से होती है। तो आज चूँकि दशहरा है इसलिए प्रोग्राम का आगाज़ जो है रामलीला से करेंगे। वापसी पे आपकी मुलाकात हमारे मेहमान से कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के।
यश्च थारा बाल बालै सोनगर सुईचा यश्च थारा बाल बालै सोनगर सुईचा लोल स्वर नहीं मारतालै सान सालैया रोश कर पोष मालै सान सालैया राम जुबो कन्य हालै सान सालैया सान सालैया सान सालैया सान सालैया। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। और नाज़रीन अभी आप खूबसूरत सी रामलीला सुन रहे थे, देख रहे थे एजाज राह साहब की आवाज़ में। याद दिलाना चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट DD कशर के अलावा YouTube पर भी देख सकते हैं। और वैसे जनाब आजकल क्रिकेट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है हमारे यहाँ कश्मीर में, आप उसे भी देख सकते हैं, इंटरनेट पर देख सकते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। सबसे बेहतरीन मज़ा तो आता है जब हम फिज़िकली स्टेडियम जाके एंजॉय करें। बहरहाल आज इसी के हवाले से प्रोग्राम में आगे चलकर बातचीत होंगी। आज आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे खास मेहमान के साथ, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक वक्फा। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। जी नाज़रीन मोहतरम, आपका फिर से एक बार इस्तकबाल हो। जैसे हुमैरा कह रही थी कि आप टीवी पे भी देख सकते हैं क्रिकेट को, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, लेकिन जो मज़ा लाइव देखने में आता है वो किसी और ज़रिए से देखने में मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे भी जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं बैरून रियासत जाते हैं, बैरून ममालिक में जाते हैं और वहाँ पे लाइव क्रिकेट का मज़ा लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का लेकिन अब वो मौका हमें भी फराहम हो रहा है और यहीं पे। लेकिन उसकी वजह क्या है, उसके पीछे कौन लोग हैं, उनसे आपकी आज मुलाकात कराएंगे। द मैन बिहाइंड द शो, जो लेजेंड्स लीग क्रिकेट के फाउंडर भी हैं और CEO भी हैं, रमन रहीजा जी से। रमन जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। नमस्कार, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो दशहरा की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपकी पूरी टीम को, आपका पूरा जो अमला लेजेंड्स लीग क्रिकेट के लिए जो काम कर रहा है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर, ये लीग, ये क्रिकेट, इसके लिए हम आपका शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं कि आपने हमारे लोगों के लिए इन इंटरनेशनल प्लेयर्स को यहाँ लाया और इस लीग के लिए कश्मीर को ही एज वेन्यू इंतखाब किया। ये एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। मतलब आई एम अ क्रिकेट फ़ैन एंड वी ऑल आर। बहुत यहाँ पे ज़्यादा गलबा तो क्रिकेट का ही है, तो हम देखना चाहते हैं अपने प्लेयर्स को लाइव खेलता हुआ, लेकिन बहुत कम मौका ऐसा फ़राहम हुआ, लेकिन आपने हमें वो मौका फ़राहम किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमन जी, लीग पे बात करने से पहले, चूँकि इस शो का फॉर्मेट है कि थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी जब यहाँ पे कोई आती है, उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है, कहाँ पले बड़े, कहाँ पैदा हुए, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मुख्तसर सा तारुफ, मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद विल टॉक अबाउट द लीग। जी, मैं रमन रहेजा, जैसा आपने बोला, को फाउंडर ऑफ द लीग।
दिल्ली में ही पला और दिल्ली में ही बड़ा हुआ, मेरी एजुकेशन भी वहीं से हुई है सारी। एंटरटेनमेंट बिजनेस में मैं शुरुआत हुई 1996 में। अच्छा। विस्क्राफ्ट को ज्वाइन किया था मैंने जब माइकल जैक्सन इंडिया आया था। तो वो मैं उसका हिस्सा था। हिस्ट्री तब थी मेरी शुरुआत, और आज भी मैं हिस्ट्री का एक मौका मुझे मिला है क्रिएट करने का। तो एंटरटेनमेंट बिजनेस में रहा हूँ मैं। आईफा अवार्ड्स भी 7-8 किए हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हिंदुस्तान में आई थी, तो उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसका मैं प्रोड्यूसर था। क्या बात। तो स्पोर्ट्स से मेरा लिंक वहाँ से शुरू हुआ, और मैंने देखा कि स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। अगर हम अच्छी से पैकेजिंग कर सकते हैं तो क्रिकेट में भी बहुत बड़ी और अपॉर्चुनिटी है। जितना बड़ा आज 70-80 करोड़ हमारे फैंस हैं जो क्रिकेट को रिलीजन की तरह से देखते हैं, सही। तो मैंने देखा कि और भी ज़्यादा उसको ले जा सकते हैं, स्पेशली छोटे सिटीज़ जहाँ पर क्रिकेट हंग्री है। तो ऐसी मेरी शुरुआत हुई थी, स्पोर्ट्स बिजनेस में आया था। सन 2014 में कबड्डी लीग की भी शुरुआत मैंने करी थी। आई वाज द फाउंडिंग CEO ऑफ द कबड्डी लीग। तो बस यही छोटी सी मेरी जर्नी है। नहीं, छोटी सी तो नहीं, मतलब आपने ठान ही लिया कि कुछ करना है तो बड़ा करना है, छोटा कुछ भी नहीं करना। देखिए, मेरे एक बॉस होते हैं विस्क्राफ्ट में, वो मुझे बोलते थे, कल रात को भी उनसे बात हो रही थी, उनका मैसेज आया जब उन्होंने देखा ये। वो बोलते हैं दिन में हमारे 12 या 13 घंटे होते हैं काम करने के लिए, तो आप उस 12-13 घंटे में 10,000 रुपए का काम करें या 1 करोड़ का काम करें, वो आपकी चॉइस है। क्या बात। तो वो जो रिजल्ट है, अगर 1 करोड़ की तरफ आप एम्बिशन रखेंगे, उसका रिजल्ट अगर 70% भी अचीव कर पाते हैं, तो आपकी जो सक्सेस है वो बहुत बड़ी होगी मेजर्ड कि आप छोटे। तो मैंने हमेशा उनसे ये लिया, ड्रीम बिग, और फिर देन डू दैट टू अचीव दैट ड्रीम। अगर हम इस लीग के हवाले से बात करेंगे सर, हमें ये बताइएगा कि ये आइडिया कैसे आ गया कि यहाँ पे शुरुआत करनी है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, और क्या अब से ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाएगा? देखिए, लीग की शुरुआत हमारी हुई थी 2022 जनवरी में, जब हमने मौका देखा कि जो क्रिकेटर है आज की तारीख में, उसमें क्रिकेटर्स को पुश किया जाता है अर्ली रिटायरमेंट। वो उनके अंदर में 4-5 साल का क्रिकेट बचा, बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल है, बहुत कॉम्पिटिटिव। तो हमने देखा अगर हम सिमिलर स्टैचर पे डालेंगे, वो 5-6 साल तक अपने फैंस को एंगेज करके रख सकते हैं। तो हमने शुरुआत करी इंडिया के बाहर से, तो वहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जबकि कोविड का 3rd वेव चल रहा था, और व्यूअरशिप बहुत अच्छी थी इंडिया में। फिर उसके बाद हम इसको इंडिया में लेकर के आए सितंबर में। शुरुआत करी बड़े शहरों से, लेकिन जब हम छोटे शहरों में गए जहाँ क्रिकेट थोड़ा कम था, तो इसकी और पॉपुलैरिटी थी। तो तभी हमने ठान लिया था कि हम लोग इसको ऐसी सिटीज में लेकर के जाएंगे जहाँ क्रिकेट हंग्री ऑडियंस है। और यही हमारा पिछले साल हम लोगों का इंटेंट था श्रीनगर आने का, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम कम था। तो अब हम इस बारी टाइम के साथ में आखिरी लेग लेकर के श्रीनगर में आए। विद ऑल सेड एंड डन, इट्स नॉट इजी जहाँ पे जो ये छोटे शहरों की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंटरनेशनल लीग को होस्ट करने के लिए भी नहीं होता है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पहले डेवलप करना पड़ता है। और जब इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेलें तो पिच भी उसी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, तब मज़ा आता है क्रिकेट का। तो आई एम श्योर ये आसान सफ़र तो नहीं रहा होगा। प्लीज़ टेक अस थ्रू दैट जर्नी कि जब आपने अब ये कंसीव किया कि यहाँ पे अब लीग हमें करनी है, तो फिर किस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो प्रिपरेशंस वगैरह बाकी चीज़ें, तैयारियाँ कैसे शुरू हुई? करीब 4 महीने पहले हम लोगों की पहली विजिट हुई थी, हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिले थे, लेकिन डिस्कशन हमारी लास्ट ईयर से हो रही थी कि जब हम सीजन की तैयारी करेंगे तो इस बार श्रीनगर को जरूर इंक्लूड करेंगे। क्योंकि जब लास्ट ईयर जम्मू में हम आए थे तब बहुत प्यार मिला था वहां पर। तो इनफैक्ट क्रिकेटर्स की रिक्वेस्ट थी कि अगर हम लोग बढ़ा सकते थे सीजन, तब तो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर केविन पीटरसन, क्रिस गेल, लास्ट ईयर उन्होंने बोला था कि क्या हम श्रीनगर भी जा सकते हैं। अच्छा। तो तब से बातचीत हो रही थी। तो 4 महीने पहले हम लोगों ने विजिट किया, स्टेडियम पे गए। तो ये मल्टीपर्पज स्टेडियम था, पर क्रिकेट के लिए ये तैयार नहीं था। फिर हम लोगों ने JNK स्पोर्ट्स काउंसिल से बातचीत करी, और फिर हम लोग यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर से भी मिले। तब उनके सपोर्ट से फिर हमने यहाँ काम शुरू किया। तो 4 महीने से यहाँ पर काम चल रहा है। ना सिर्फ पिच, यहाँ 3 पिच बनी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिचेस बनाई गई हैं। इसके जो क्यूरेटर्स हैं वो BCCI के लिए काम करते हैं। इसकी जो सॉइल है वो दूसरे स्टेट से आई है, ताकि वो जल्दी से पकड़ सके। यहाँ की कंडीशंस के देखते हुए यहाँ की सॉइल शायद वो चीज़ इतनी जल्दी नहीं कर सकती। तो वो 4 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत सपोर्ट रहा है लोकल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का भी, और वैसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का भी।
तो ये एक अकेला या एक सिर्फ हमारी टीम का काम नहीं हो सकता, ये जॉइंट ये एफर्ट, कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन का बड़े स्केल पर, क्योंकि सिर्फ स्टेडियम नहीं, स्टेडियम के बाहर और बहुत सारी चीजें होती हैं, होटल की रिक्वायरमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनकी ट्रैवल की रिक्वायरमेंट्स, अकोमोडेशन है, रूम्स हैं, तो होटल्स, हम लोग 400 लोग इस समय यहाँ पर हैं, तो सारे हम 7 होटल में बटे हुए हैं, क्रू है, कैमरा इक्विपमेंट्स को लाना ले जाना, लॉजिस्टिक्स जो इंडिया के बाहर से भी सामान आ रहा है, जी। तो ये काफी मैसिव ऑपरेशन होता है। तो वो 4 महीने भी कम थे, बट आई थिंक अचीव हो चुका है अब तक। लेकिन चूंकि इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतने स्टेक होल्डर्स हैं, इतनी बड़ी टीम है, जाहिर सी बात है बहुत पैसा भी इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा झिझक भी रहती होगी ना दिल में कि व्हाट इफ इट फेल्स, ऐसा कभी ख्याल आता है? देखिए, अगर झिझक होती तो शायद कहीं पर भी किसी को सक्सेस नहीं मिलेगा अनलेस कि वो पहला कदम नहीं उठाए। रिस्क इज द फर्स्ट स्टेप। रिस्क इज द फर्स्ट जी। स्टेप। तो हमने वो शुरुआत तो 2 साल पहले कर ली थी और वो ग्रो कर रहे हैं। हम इस बिजनेस को, इस लीग को एज अ स्टार्टअप की तरह से प्रपोज करते हैं। जी। तो हमने उसी कल्चर में पहले बूटस्ट्रैप करके फिर Okay. कुछ और फंड रेज किया, फिर पार्टनर्स और जोड़ते गए। और क्रिकेट है, क्रिकेट एक रिलीजन है, जी। तो अट्रैक्ट भी बहुत करता है ऑडियंस को, तो वो चीज़ हमारी पॉजिटिव फेवर में रही। तो हमारे साथ में बड़े बड़े कंपनीज ने फ्रेंचाइज लिए टीम्स के लिए, जी। जैसा कि आपने देखा, ये GMR स्पोर्ट्स है, मणिपाल ग्रुप है, सब $1 बिलियन कंपनीज है जिन्होंने फ्रेंचाइज खरीदी। ओके। तो वो पार्टनरशिप बनती गई और फिर कारवां बन गया। ये सवाल ही इसलिए मैंने पूछा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, हम सब ख्वाब देखते हैं, वी आर ऑल ड्रीमर्स, लेकिन फिर ख्वाब को जब पूरा करना है, एक्चुअलाइज करना है, रियलाइज करना है, तो एक झिझक सी दिल में होती है कि व्हाट इफ वी फेल। अब Right. चूंकि आप एक सीजन्ड एंटरप्रेन्योर हैं, इतने बड़ी बड़ी लीग्स का हिस्सा रहे हैं, इतनी बड़ी अवार्ड फंक्शंस का हिस्सा रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स का आपने जिक्र किया, तो आपने ये सारा, ये बड़े स्टेजेस को आपने देखा है। तो यहाँ पे जब आप इस तरह का कोई बड़ा ख्वाब देखते हैं तो लोग हंसते हैं कि पहले पहले तो यही होता है ना कि जब आप, यू आर अ बडिंग एंटरप्रेन्योर एंड यू रिवील योर ड्रीम्स टू पीपल, दे लाफ एट यू कि आपसे तो नहीं होगा। तो उनको क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को, ये जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, जिनके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं लेकिन झिझक भी है, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो व्हाट वुड यू से? देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब मैंने कबड्डी लीग की अभी बात करी, जी। जब कबड्डी की बात कर रहे थे क्रिकेट की कंट्री में, तब मुझे लोग हंस के बोलते थे, कबड्डी कहाँ लेकर के जाओगे आप? अच्छा। मेरे पास में फ्रेंचाइज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कबड्डी की फोटोग्राफ्स नहीं थी हाई रेजोल्यूशन। अच्छा। तो इस तरह का वो था। लेकिन मैंने जब ठान ली थी कि इसको अचीव करना है, बिल्कुल। तो मेरे से मिलते जुलते ख्यालात के लोग साथ में जुड़ते गए, और वो बहुत जरूरी होता है। ये अकेला नहीं है, टीम वर्क है, आपको अपनी टीम बनानी है। जी। तो शुरुआत तो आपको पहला कदम लेना पड़ेगा, और जब आप लेते हैं तो ऊपर वाला आपको सपोर्ट भी करता है। बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप इज योर्स, देन इट्स द सुप्रीम पावर देयर अबव यू। आपके ऊपर राइट इंटेंट के साथ करेंगे तो जरूर अचीव करते हैं। सर, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितनी अहमियत, कितनी सिग्निफिकेंस है ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, खास तौर पर अगर कश्मीर की बात की जाए, यहाँ के नौजवानों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्रिकेट के हवाले से, काफ़ी एंथुजियाज्म है उन सब में? देखिए, यही रीजन था कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। 40 साल से क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर नहीं आया था। रवि शास्त्री जी हमारे कमिश्नर हैं, उन्होंने लास्ट जब इंटरनेशनल मैच हुआ था वो यहाँ पर थे, और वो उन्होंने मेरे से अभी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी कि मैं हिस्ट्री का हिस्सा फिर से बन रहा हूँ, कि मैं दोबारा से क्रिकेट लेके आ रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि स्पोर्ट्स, क्रिकेट एक ऐसा जरिया है जहां हम लोगों को मिलवा यूनाइट सकते कर हैं, सकते हैं। यूनाइट कर सकते हैं जी, और जी। इंस्पायर कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत जरूरी बात है। तो इंस्पिरेशन बहुत जरूरी थी। स्पोर्ट्स कल्चर यूथ के अंदर डालना, या मैं कहूँगा एक्टिव कल्चर हर आवाम में, पूरी आवाम में डालना बहुत जरूरी है। हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सरोगेट होता जा रहा है, हमें एक्टिव लाइफस्टाइल को भी प्रमोट करना। तो ये तीनों हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, कि एक यूनिटी लेकर के आना, दूसरा इंस्पिरेशन लाना, और एक्टिव कल्चर को प्रमोट करना। तो यही हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है, तभी हमारे सीनियर क्रिकेटर्स खेलते हैं। आप देखे होंगे कल क्रिस गेल 44-45 इयर्स के हैं, लेकिन क्या एक्टिवली उन्होंने रन बनाए। जी। क्राउड इंस्पायर होता है, यंगस्टर्स people. इंस्पायर होते हैं। जी। तो हम लोग की उम्मीद यही है कि कुछ क्रिकेटर्स आज इंगेज भी करेंगे यंगस्टर्स के साथ में, उनको टिप्स दिए जाएंगे, तो वो मोटिवेट होता है। आपके हीरोज आपको बता रहे हैं, तो क्रिकेट इससे बड़ा इंस्पिरेशन तो और हो ही नहीं सकता। सर, आपने क्रिस गेल का जिक्र किया, क्या आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आने वाले हैं? जी बिल्कुल। दिनेश कार्तिक हैं, सुरेश रैना है जो कि कश्मीर के ही हैं, जी। तो वो भी हमारे साथ में अगली उनका मैच है।
तो बहुत सारे क्रिकेटर्स, हरभजन सिंह अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम कल हार गई, मतलब क्योंकि वो आउट हो गए। चलिए, ये वो तो नहीं पार्ट ऑफ द नहीं गेम वो कर पाएंगे, लेकिन इरफान पठान है, यूसुफ पठान है, तो ये सब आने वाले हैं क्रिकेटर्स। बिल्कुल। और द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे ब्रिंग ऑन द टेबल, आप देखिए क्रिस गेल, वो एम्बेसडर, ही इज़ द एम्बेसडर ऑफ द गेम, जहाँ भी जाते हैं उनकी फ़ैन बेस है। इसी तरह से जिन क्रिकेटर्स का आपने जिक्र किया, जब वो यहाँ पे आते हैं लोकल प्लेयर्स के साथ बातचीत करते हैं, वो लोकल प्लेयर्स उनकी सोहबत में उठते बैठते हैं, तो इट्स लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम आल्सो एंड इट बिल्ड्स एन इकोसिस्टम। इससे एक इकोसिस्टम डेवलप होता है जहाँ पे हमारे प्लेयर्स को ये लगता है कि नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ा सा हम गाइडेंस हासिल करें और इन लोगों की एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। इट काइंड ऑफ बिल्ड्स दैट इकोसिस्टम। मुझे बताइए, आपने अपने टीम का जिक्र किया, तो कितने लोग हैं आपकी टीम में जो इस बड़ी लीग ये कार्यभार संभाल रहे हैं? देखिए, कोर टीम तो छोटी सी टीम है, करीब 20 लोगों की, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्लानिंग बढ़ती जाती है, आगे बढ़ते जाते हैं, टीम का साइज बड़ा होता जाता है। तो इस समय 300 लोग तक हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, और जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्री से भी आकर के वो साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं हर डोमेन के। तो वो सब हमारे साथ में ट्रैवल करते हैं। हमारे जैसे मैच ऑपरेशंस देखते हैं, वो आईसीसी के अभी रिसेंटली उन्होंने छोड़ करके हमारे को ज्वाइन किया है, तो टॉप लेवल के प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। मैच ऑफिशियल्स हैं जो आईसीसी के मैच ऑफिशियल्स हैं, वो काम कर रहे हैं। ये हर तरह के लेवल के लोगों को हम लोगों को इकोसिस्टम में बनाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। और लेजेंड्स लीग क्रिकेट का एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव ये भी है कि क्रिकेटर जब रिटायर होता है, उसकी जिंदगी उस दिन खत्म नहीं होनी चाहिए, उसको एक एक्सटेंडेड करियर मिलना चाहिए और बहुत सारे मौके मिलने चाहिए जहां वो इस इकोसिस्टम से जुड़ा रहे। तो हम लोग रिटायर्ड अंपायर्स को, रिटायर्ड ऑफिशियल्स को, मैस्योर्स को, सपोर्ट स्टाफ को, सबको ला करके जोड़ते जा रहे हैं। ये इकोसिस्टम बड़ा होता जा रहा है। तो अब ये सिर्फ हमारे साथ में नहीं, और भी जगह पर काम करते हैं, इनको मौका मिलता है। जी जी, सही बात जी। और कितने मैच आने वाले हैं, होने वाले हैं, और फाइनल कब होगा? अब हमारा क्वालिफायर आज से शुरू हुआ है, क्वालिफायर स्टेज। तो आज पहला क्वालिफायर है, कल दूसरा एलिमिनेटर मैच है, और फिर 14 तारीख को एक और क्वालिफायर होगा, और फिर फाइनल होगा। तो 4 मैच अभी बचे हुए हैं। और मैं श्रीनगर की आवाम तक पहुंचना, कश्मीर की आवाम तक पहुंचना चाहूंगा आपके जरिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के, जैसा आपने कहा, फिजिकली आकर के मौका मैच लाइव देखें, क्योंकि ये ऐसा मौका शायद जनरेशन में नहीं मिला। 40 साल के बाद क्रिकेट वापस आया, 2 जनरेशन क्रिकेट की भी जा चुकी हैं। वो टाइम था कपिल देव का, उसके बाद में सचिन तेंदुलकर का, और आज नया जमाने का टाइम है। तो 2 जनरेशंस जा चुकी हैं, ऐसा फिजिकल मौका कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं। बिल्कुल, मुझे लगता है हम भी अपने जो हमारे नाजरीन हैं, बट अपने व्यूअर्स से उनसे गुजारिश करेंगे कि आप इट्स मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। हालांकि अब तो खैर इस तरह की लीग्स का इनकाद यहाँ पे होता रहेगा, क्योंकि अब दाग बेल जो है रमन रहीजा जी ने डाल दी है। लेकिन लाइव जब आप देखते हैं अपने प्लेयर्स को, तो और मज़ा आता है, और जो है वो इसमें एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। रमन जी, आपने बहुत सारे शहरों में काम किया है, और इस लीग को भी या बाकी जिन कामों से आप जुड़े हैं उस सिलसिले में आप बहुत शहरों में गए होंगे, लेकिन आज चूंकि आप कश्मीर यहाँ पे एक लीग लेकर आए हैं, तो यहाँ पे काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसके बारे में आपसे ज़रूर जानेंगे। क्योंकि कश्मीरियों का ये है कि हम ये समझते हैं कि मेहमान नवाजी में हम बहुत आगे हैं, और जो हमारा वो हॉस्पिटैलिटी और प्रोटोकॉल एक रहता है खातिर तवाज़ु का, तो वो उसमें भी हम काफ़ी आगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या ये हमारी गलत फहमी है कि इसमें सदाकत भी है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अभी एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे के उस पार आप तक अखबारात की सुर्खियाँ भी पहुँचाएंगे और जानेंगे लेजेंड्स लीग क्रिकेट के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जनाब रमन राहेजा साहब, हु इज फाउंडर CEO लेजेंड्स लीग क्रिकेट। इनसे और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं अखबारात की सुर्खियां।
सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से एक खबर। वाइल्ड लाइफ वीक्स कल्मिनेशन सेलिब्रेटेड एट होकरसर। जी मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा है और उसमें ये खबर शाया हुई है, ये जंग का दौर नहीं, मसाइल का हल मैदानी जंग से नहीं हो सकता, बैनुल अक़वामी कवानीन का एहतराम करना ज़रूरी, इंसानी हमदर्दी का नुक्ता नज़र रखते हुए बातचीत को तरजीह देनी होगी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी। अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से हुकूमत साजी के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर को दावा पेश किया, अगले हफ्ते तकरीब हल्फ बर्दारी किसी भी वक्त मुतवक्का। जी नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा है और इसमें भी ये खबर शाया हुई है। उमर अब्दुल्ला स्टेक्स क्लेम फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, सेज रिक्वेस्टेड LG टू फिक्स अ डेट फॉर ओथ सेरेमनी एज सून एज पॉसिबल। अगली सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से Human animal conflict poses threat not only to humans but also to equilibrium of ecosystem. So collaborative strategies by environmentalists and wildlife department can curb menace in Kashmir. जी अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास और इसमें सुर्खी शाया हुई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर पेज ऑब्सेंस एट माता वैष्णो देवी श्राइन, ग्रीट्स पीपल ऑन द ईव ऑफ विजयदशमी। मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है, सरकारी महकमों में भर्ती सिर्फ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करेगा। आखिरी उर्दू रोज़नामा मेरे पास और इसमें खबर शाया हुई है, असेंबली इलेक्शन के बाद पंचायती इंतखाबात की बाज़गश्त, हतमी पंचायती इंतखाबाती फ़हरिस्तें तलब। ये तो थी अखबाराती सुर्खियाँ जो हम हर दिन आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक और गुजारिश आपसे, बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है, इस वक्त शादी का सीज़न है, अब वो खैर इख्तिताम को पहुंचने वाला है, हम लोग वेडिंग्स अटेंड करते हैं, उसके बाद वापस अपने घरों को लौटते हैं, तो इसमें काफ़ी देर हो जाती है। मगर अनफॉर्चुनेटली जब आप इन फंक्शन से या चाहे आप काम से बाहर हों, आप जब वापस घरों को लौटते हैं, चाहे वो बाह आसन बजे अख आसन बजे तुम कित कन अनाउंस करान पन अराइवल, सह हॉर्न हॉन्क करान पन्न घरकन ये वन खतर कि इस आए, मतलब 1 बजे रात को 2 बजे रात को भी आप हॉर्न हॉन्क करते हैं, हॉर्न बजाते हैं। आप देखिए कितने बच्चे कितने बुजुर्ग सोए हुए होते हैं, या आप थक कर काम करके पूरा दिन आए लौटे और घर में सोए हैं, तो आप किसी की नींद को हराम नहीं कर सकते, किसी की नींद को ख़राब नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है, जब आप इन मैरिज एनिवर्सरी इन मैरिज सेरेमनीज से वापस लौटें तो प्लीज़ हॉर्न का इस्तेमाल ना करें, लोगों की नींद को डिस्टर्ब ना करें। हम आज बात कर रहे हैं रमन रहेजा जी से, जो कि फाउंडर हैं, CEO हैं लेजेंड्स लीग क्रिकेट के। रमन जी, वक्फे से पहले मेरा सवाल था कि यहाँ कश्मीर में स्पेसिफिकली यहाँ पे काम करके कैसा लगा, यहाँ के लोगों के साथ कोलैबोरेट करके कैसा लगा, और जब आप आज देखते हैं इस मैदान में जब लोग आते हैं, मैदान खचाखच भरा होता है, तो उनका रिस्पांस किस तरह का होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने 2011 में पहली दफ़ा आकर के यहाँ पर कुछ काम किया था जी, तब स्क्राफ्ट के हवाले से आया था मैं तब, तो मैंने तब से देखा था कि यहाँ की जो वर्किंग कल्चर है वो काफ़ी फोर्थकमिंग है, कि आप आगे आकर के काम करना चाहते हैं और नई चीज़ को समझ के करना चाहेंगे। तो जब हमने अपनी लेजेंड्स लीग की भी तैयारी करी तो इसी तरह से की कि कुछ बेसिक चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो बाहर से लेकर के, और ताकि बाकी यहाँ से मिले। तो बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल कल्चर डेवलप हो रहा है। मैंने देखा है कि तब से लेकर अब तक काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है और काफ़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर अब अवेलेबल यहाँ पर है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक वेलकमिंग फीलिंग मिली है मेरे को। तो मैं पुराने से आदत थी मुझे, मेरे जितने भी लोग क्रू यहाँ पर आ रहे हैं, इनफैक्ट क्रिकेटर्स भी, वो कहते हैं यहाँ बहुत प्यार है। वो कल शाम को निकल जाते हैं या साइट सीइंग के लिए, तो कहीं पर भी बैठ करके वो चाय पी रहे हैं और वहाँ के लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, स्पेशली फॉरेन क्रिकेटर्स जो कि इतने बड़े नाम नहीं है, क्योंकि वो शायद इतनी पॉपुलर फेस नहीं, नाम बड़े होंगे पॉपुलर फेस नहीं है, तो वो निकल जाते हैं और बिना सिक्योरिटी के ऐसे ही पैदल चले गए। अच्छा। और उनको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। अच्छा। तो वो तो बहुत अच्छा एक साइन है कि क्रिकेटर्स जितने ओपनली अब एक्सेप्ट करे जा रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी बात, जब मैंने कल ऑडियंस देखी यहाँ पर, क्या फिनोमिनल रिस्पांस था, मतलब अमेजिंग एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था कि ऑडियंस इतनी एक्साइटेड होती है तो क्रिकेटर्स भी एक्साइट हो जाते हैं। तो वही हुआ कल कि ऑडियंस इतनी एक्साइटेड थी
और क्रिस गेल एक्साइटेड हो गए और अब वो क्रिस गेल ने बोला कि अच्छा आपको छक्का मारना चाहिए तो मैं वहां पर बॉल मारता हूं। अच्छा, तो वो इस तरह का एक माहौल बन गया। बिल्कुल। आप एक कोलैबोरेट कर रहे थे वहां जी, पर। जी। तो यही एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए था हमको, जो हमें यहाँ पर मिल रहा है। सर, चूंकि आप इससे पहले भी आ चुके हैं, आप अभी फरमा रहे थे, हमें बताइएगा कि आपको अभी लग रहा है कि पहले के मुकाबले में अभी की जो यूथ है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है इन सारे इवेंट्स में? देखिए बिल्कुल, और होना भी चाहिए, जी। क्योंकि यूथ के अंदर एक एनर्जी होती है, उसको चैनलाइज करके एक पॉजिटिव वे से हम आगे लेकर के जाएं। और स्पोर्ट्स एक बहुत बढ़िया मीडिया है उसके लिए, हमने वो किया। प्लस एक वर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जी। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे लोकल स्टूडेंट्स को, लोकल यंग एथलीट्स को, उनको हम लोग यहाँ पर मौका दे रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग सेशंस के अंदर में लेकर के आ रहे हैं नेट उनके प्रैक्टिस बॉल बॉयज, वगैरह। नेट प्रैक्टिस, ये सब चीजें उनको भी मौका मिलता है सीनियर्स के साथ खेलने। तो यूथ यहाँ का बहुत अडेप्टिंग है, वो करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि वो आगे और क्या तरीके कर सकते हैं। बिल्कुल, उनमें वो चाह है, लेकिन उस उस चाह को हमें चैनलाइज करने की जी। ज़रूरत है। मैं ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि अब आप यहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से भी वाकिफ़ हैं कि कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना डेवलप करना अभी और बाकी है। यहाँ पे अब हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो यहाँ का टैलेंट है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, और वो प्लेटफॉर्म बड़ा हो, जहाँ पे वो नर्चर हो, ग्रूम हो, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के साथ उनकी संगत हो, उनके साथ उठे बैठे। तो यहाँ पे हमें बताइए कि चूँकि आप अभी खाली बख्शी स्टेडियम में ही मैचेस का इनकाद कर रहे हैं, यहाँ पे और कितना पोटेंशियल है ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप करने के लिए? देखिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर हमारे पास में, क्योंकि एक ही ग्राउंड है और वहाँ हमने सिर्फ सेंटर में पिचेस बनाई है, तो प्रैक्टिस पिचेस नहीं थी, जी। लेकिन टीम्स को प्रैक्टिस करनी है, तो वो अलग अलग जगह पर लोकेशंस पे जा करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। और वहाँ उनको अच्छी प्रैक्टिस मिल रही है, तो मीन्स वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल थी। और इसके अलावा हमारी फैसिलिटीज़ के अंदर और जैसे रिक्वायरमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए होता है ट्रेनिंग के लिए, वो सब यहाँ पर मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कमी यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, इवॉल्व हो रही है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगी। ज़रूरी है स्पोर्ट्स कल्चर को अडॉप्ट करना जी। और वो एक अगर पूरी यूथ के अंदर में स्पोर्ट्स कल्चर को अडॉप्ट करने का मौका मिल जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बढ़ती है, क्योंकि आप लेवल पर जब ग्रो करते हैं, नेक्स्ट लेवल पर ग्रो करने के लिए उसका एक इंफ्रा जरूरी है ताकि आप आगे बढ़ेंगे। तो वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है जो मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी डेवलप हो रही है JNK में। आप चूंकि बहुत सारे खेलों के साथ जुड़े हुए हैं, आपने अभी कबड्डी का भी जिक्र किया, क्या आप पर्सनली खेलते हैं कोई स्पोर्ट? देखिए अब खेलने का मौका तो नहीं मिलता, हाँ, लेकिन फिजिकल फिट रहने के लिए मैं रनिंग जरूर करता हूँ। अच्छा। और मैंने पिछले साल, नया साल शुरू हुआ था, तो मैंने एक टारगेट बनाया था कि मैं 10K रन पूरी करूंगा ये साल में। तो मैं जैसी लीग खत्म होगी, दिल्ली मैराथन है, मैं वहां जाकर के रन करने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है। बिल्कुल सही बात। और हम यूजुअली तब अपनी सेहत के हवाले से फिक्रमंद हो जाते हैं जब हमें कोई बीमारी हो जाए। आप किसी बीमारी, चाहे आपको डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इस तरह की कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई, फिर आप सोचते हैं कि नहीं, हमें फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन असल में फ़िटनेस पे हमेशा ही ध्यान देना चाहिए, तब भी ध्यान देना चाहिए जब आपको कोई बीमारी नहीं है। तो यहाँ पे जब आपने स्पोर्ट्स कल्चर की बात की, तो इसके साथ ये फ़िटनेस वगैरह, लाइफस्टाइल जैसी टर्म्स आती हैं। तो यहाँ पे भी इस तरह का ये जो इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, लेजेंड्स लीग क्रिकेट हो रहा है, तो इसका क्या असर पड़ता है जब आप देखते हैं कि लोग अपने प्लेयर्स को देख रहे हैं, उनकी फिटनेस लेवल्स को देख रहे हैं, तो उनको भी एक वो प्रोत्साहन मिलता है कि भाई हमें भी अपनी फिटनेस पे काम करना है, हमें भी अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है? बिल्कुल। मोहम्मद कैफ का एग्जांपल देना चाहूँगा जी। मेरे साथ अभी कुछ टाइम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे। जी। उनसे तब भी सवाल पूछा था कि क्या आप उतने फिजिकली एक्टिव हैं? उनका लाइफस्टाइल ऐसा बना हुआ है, वो सुबह उठ के जिम में रनिंग के लिए जाते हैं जी। और अपनी फूड हैबिट्स को मेंटेन करते हैं और उसका रिजल्ट दिखता है फील्ड में। अच्छे यंगस्टर्स के से मुकाबले वो भी इतने ही फिट हैं, बल्कि शायद कईयों से तो ज्यादा भी फिट होते हैं। सही बात। और एट 45 ही इज एबल टू डू वो सब चीजें कर रहे हैं, भाग रहे जो हैं, शायद एक 20 साल का लड़का भी ना कर हाँ। तो वो इंस्पिरेशन होती है 20 साल की, मुझे अपना फिटनेस लेवल वैसा रखना है और कंटिन्यूड रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीम में घुसने के लिए, टीम के उसके बाद सस्टेन करने के लिए, परफॉर्मेंस अच्छी देने के लिए। तो मैं कल देख रहा था कि क्रिस गेल ने, उनकी इरफान पठान ने एक बॉल को शॉट मारा
तो एक फील्डर था वो जो नहीं पकड़ पा रहा था, तो कैप्टन ने, शिखर धवन ने जी कैफ को उनकी जगह भेजा। वो उनसे 7 साल छोटे हैं उम्र में, जी कि आप उनकी जगह जाइए और वहां पर फील्ड प्लेसमेंट करिए। ओके। और कैफ भाग करके गए। जी। तो ये कल्चर है, ये डिसिप्लिन है जो स्पोर्ट्स ही लेकर के आता है। सही बात। आप अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है, ना सिर्फ स्पोर्ट्स की फील्ड में बल्कि दूसरी चीजों में भी। जब हम ये ड्रेसिंग रूम स्टोरी सुनते हैं तो इसमें कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत फिटनेस फ्रीक्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खाना बहुत पसंद करते हैं, जो फूडीज फूडी होते हैं। तो अब चूंकि ये जो पैक आप यहाँ पे लेके आए हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स का, हम जानना चाहेंगे कि इसमें कौन लोग हैं जो फिटनेस फ्रीक्स हैं, कौन लोग हैं जिनके खाना वगैरह ज़्यादा, और कौन लोग हैं जो थोड़े से लेथार्जिक, थोड़े से लेजी हैं। देखिए, जिस लेवल का क्रिकेट हम यहाँ खेल रहे हैं, ये कम्पेटिटिव क्रिकेट है, सही क्वालिटी क्रिकेट है, तभी फैंस इंगेज किए जा रहे हैं। तो फिटनेस तो उनके अगर होगी तभी वो कर पाएंगे। सही तो डेफिनेटली ये सब डिसिप्लिन्ड है उस मामले में, बल्कि इनका जो रूटीन है वो सिर्फ क्रिकेट तक नहीं है। वो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं बाहर निकला था शो में आने के लिए, तो मैंने देखा एक गाड़ी में गोल्फ किट्स लोड हो रही थी। अच्छा। Okay. तो कुछ प्लेयर्स गोल्फ खेलने जा रहे थे अभी, कल रात को मैच खेल के आए, वो गोल्फ खेलने जा रहे, तो इनका कल्चर बन गया। तो ये फिटनेस की तरफ तो इनका पूरा हुआ है। और मैं कहूंगा फूडी, क्योंकि ये और सब रिटायर्ड होते हैं तो सभी फूड की तरफ चलते हैं। अच्छा। आप अगर जहां होटल में रुके हैं वहां के बाहर चले जाएंगे तो साथ में एक रेस्टोरेंट वहां पास्ता मिल रहा है, कोई ना कोई वहां पर बैठा हुआ है कि क्रिकेटर वहां पर वो खा रहा है। वाजवान खिलाया आपने किसी को? बिल्कुल, उन्होंने खुद मेरे को सजेस्ट किया कि आप ये करिए, आप ये खाइए। तो मुझे लगता है कि इस समय जिस स्टेज ऑफ लाइफ पर ये लोग हैं, तो फूड को ये और स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, मैं बात कर रहा था, वो हर लोकल कुजीन में प्रेफर कर रहे हैं। जी। तो खाना तो एक बहुत जरूरी इनका एक वो बन जाता है, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, राइट प्रोटीन कंज्यूम भी कर रहे हैं यहाँ से, तो दे नीड टू इनटेक। सर, चूंकि आज आपका मुबारक दिन है, दशहरा त्यौहार है, तो क्या कुछ प्लान्स है, किस तरह से आप आज मनाएंगे ये दिन? मुझे खास तो तौर लगता पर है यहाँ कि स्टेडियम में ही मेरे साथ वो हजारों लोग जो वहां पर स्टेडियम में होंगे, जी। हम मिलकर बनाएंगे और आज देखेंगे कि कौन सी टीम दशहरा के टाइम की जो जलाया जाता है, तब कौन से फायरवर्क्स वहां पर किए जाएंगे, ऑन दी क्रिकेट फील्ड किस तरह से हम लोग वहां पे बिल्कुल, और चक्के चौके लगाएंगे। ये जो स्पोर्ट्स है या परफॉर्मिंग आर्ट्स आप कह लें, ये कुछ ऐसे हमारे यूनाइटिंग ग्राउंड्स हैं जहाँ पे लोग मुत्तहिद होते हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी रिलीजन से है, लेकिन आप जब क्रिकेट फील्ड में जाते हैं तो ये फ़र्क फिर मिट जाता है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आप वहाँ पे यूनाइट होके वो मैच देखते हैं, उस स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं। तो आज के दौर में बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एंड आपका वर्ल्ड व्यू भी बहुत क्या कहते हैं डाइवर्स है। तो हमें बताइए कि ये जो कम्युनल हार्मनी को बढ़ाना, लोगों के रवाबित, लोगों के रिश्ते को क्या कहते हैं उस्तवार करने में स्पोर्ट्स का कितना अमल दखल है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलूँगा, जो फॉर्मेट हमने अडॉप्ट किया ये है एक लीग फॉर्मेट, फ्रेंचाइज फॉर्मेट। उसकी फॉर्मेशन ही मल्टी कल्चरल, मल्टी बैकग्राउंड के लोग इकट्ठे एक टीम में आते हैं। क्या बात। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वहीं से शुरुआत होती है यूनिटी की एक प्रेजेंटेशन की। जी। तो मेरे पास करीब 27 देशों से लोगों ने रजिस्टर किया था प्लेयर्स की ऑक्शन के लिए। और वो 27 में से करीब 15 देशों के लोग चुने गए। तो इस समय 120 प्लेयर जो यहाँ खेल रहे हैं वो 15 कंट्रीज से आए हुए और वो मल्टी कल्चर बैकग्राउंड से आए हुए। तो ऑस्ट्रेलिया का, वेस्ट इंडीज का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का, इंडिया ऑफ कोर्स मेजरली वो होते हैं, बरमूडा जैसे, आयरलैंड से। तो ये अपने बैकग्राउंड लेकर के आ रहे हैं और इकट्ठे एक टीम में बैठते हैं, बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो अपने अपने ख्यालात एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। फिर उसके साथ 27 दिन तक इकट्ठे रहना, जी, आपका रोज का उठना बैठना, तो एक वो बाइंडिंग बन जाती है उन दोनों के सबके बीच में। जी, जी, जी। ये स्पोर्ट्स का यही सबसे बड़ा इसकी देन है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब पहली बार आपने इस तरह की ये जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो या तो ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है या रिटायर हो चुके हैं, उनसे जब आपने ये आइडिया शेयर किया तो उनका रिस्पांस कैसा रहा और हाउ डिड यू रीच आउट टू देम, इसके बारे में भी ज़रूर जानेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज हम लेजेंड्स लीग क्रिकेट के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं रमन रहेजा जी से। गुफ्तगू जारी रहेगी लेकिन पहले ये वक्फा। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से
और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी नाज़रीन मोहतरम, कश्मीर की तरह हर जर्रे की तरह दिल से, जब ये लाइन आप सुनते हैं तो हम जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, किसी की मेज़बानी करते हैं तो दिल से करते हैं। उसी तरह से खुले दिल से हमने लेजेंड्स लीग क्रिकेट को भी वही प्लेटफॉर्म अता किया और उसी तरह गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। आज हमारे साथ हैं रमन रहेजा जी, जो फाउंडर हैं, CEO हैं लेजेंड्स लीग क्रिकेट के। रहेजा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब इन प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना, फिर इनको रीच आउट, इनके अपने स्केड्यूल्स होते हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रहते हैं, तो ये कनेक्शंस, ये नेटवर्किंग कैसे हुई एंड व्हाट वाज देयर रिस्पांस जब आपने आइडिया उनके साथ शेयर किया? जैसा मैं पहले बता रहा था, 2022 में जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तब सिर्फ 59 क्रिकेटर्स हमारे साथ जुड़े थे और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था उनको उनकी रिटायरमेंट से बाहर ला करके मैदान में कंपेटिटिव क्रिकेट खिलाना। अच्छा। तो खैर शुरुआत तो हुई और उन्होंने देखा कि जब फैंस का प्यार मिल रहा है, व्यूअरशिप का रिस्पांस मिल रहा है, तो उन लोगों ने जुड़ना शुरू किया। और समाज ये है कि 59 थे, अभी मेरे पास 700 क्रिकेटर्स की रजिस्ट्रेशन थी 30 देशों से। क्या बात। तो ये मोमेंटम बन गया, ह्यूज लीप फॉरवर्ड। और उसमें सबसे बड़ा रोल क्रिकेटर्स का ही है। वही अपने कॉलीग्स को, अपने साथ में खेलने जाने वाले क्रिकेटर्स को बताते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के बारे में और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो अब ये नेचुरल प्रोग्रेशन बन रहा है सेकेंड इनिंग्स का। अब लेजेंड्स लीग क्रिकेटर्स की लाइफ की सेकेंड इनिंग्स बनती जा रही है। जैसे वो रिटायरमेंट की सोचते हैं, अनाउंसमेंट करने की बात करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं और फिर हम लोग उनके साथ में डील क्रिएट करते हैं ताकि अगले 4-5 साल तक वो हमारे साथ खेल सकें। तो ये एक प्रोसेस बन गया है। अब मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अब अपने आप क्रिकेटर्स देखते हैं क्योंकि हमने क्वालिटी बहुत अच्छे से स्टैब्लिश करके रखी है। सर, और क्या फर्दर स्ट्रेटजी है आपकी? कौन कौन से ऐसे अपकमिंग इवेंट्स हैं जो आप खास तौर पर कश्मीर में ऑर्गेनाइज करने वाले हैं? देखिए, अभी फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर फोकस्ड हैं, लेकिन जो प्यार मुझे मिला है इस बारी, मुझे लगता है कि अगले साल के कैलेंडर में श्रीनगर डेफिनेटली इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा। और हम लोग चाहेंगे कि दोबारा से इससे भी और बड़ा कारवां लेकर के हम लोग यहाँ पर आए। इसके अलावा हम लोग लोकल लेवल पे कुछ क्रिएट करने का प्लान कर रहे हैं, जहां पर ये क्रिकेटर्स एज अ मेंटोर्स अवेलेबल होंगे लोकल पार्टनरशिप्स के लिए। तो वो हम लोग स्पोर्ट्स काउंसिल से भी बात करेंगे और जल्द ही उसके ऊपर में कुछ प्लान बना करके अनाउंसमेंट करेंगे। मेरा अगला सवाल यही होता कि लीग तो खैर आती है जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर किसी एकेडमी की आप स्थापना करें, किसी एकेडमी को यहाँ पे आप एस्टैब्लिश करें जिसमें इस तरह की प्लेयर्स, क्रिस गेल, मोहम्मद कैफ, और जैसे कि आपने कहा कि रवि शास्त्री जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इंडिया टीम को कोच किया है और उनके टेन्योर में इंडिया टीम ने बहुत तरक्की भी की, बहुत सारी टूर्नामेंट्स को जीता। तो जब इस तरह के लोग उस एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे, मुझे लगता है यहाँ के प्लेयर्स का भी भला होगा। ये मेरी एक हम्बल सबमिशन है कि उन लाइन्स पे भी आप प्लीज़ सोचिएगा। देखिए, ऑलरेडी ये प्लान चलता है और हमारे बोलने की जरूरत नहीं। ये सब क्रिकेटर्स हीरोज हैं, लेजेंड्स हैं जी। उन्होंने अपने अपने इनिशिएटिव्स और साथ में किया हुआ। इरफान पठान, यूसुफ पठान की एकेडमी चलती है, बिल्कुल, वो तो आते जाते रहते हैं और वो हमारे साथ में खेलते हैं। तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहां पर ऐसी एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज बन सके क्रिकेटर्स और सीनियर क्रिकेटर्स और यंगस्टर्स के बीच में। तो हम लोग उसको फैसिलिटेट करेंगे। हम लोग क्रिकेटर्स यहाँ लेकर के आए हैं और JNK काउंसिल, स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ में एंगेजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जहां पर एक कॉन्वर्सेशंस होंगी आगे उनकी सर्विसेज किस तरह से यूज करी जा सके। सही बात है। तो ये एक अब शुरुआत हो चुकी है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ऐसे और बहुत सारे अनाउंसमेंट्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे किसी भी लीग की USP होती है उसकी फैन एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी। आप किस पैमाने पे फैंस को एंगेज कर सकें, क्योंकि आप अलग अलग ज्योग्राफीज़ में जा रहे हैं, वहाँ अलग अलग लोगों का मिजाज है, बैकग्राउंड है, आपको टिकट की प्राइसिंग भी उसी हिसाब से करनी होती है जो जनरल अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे फैन एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या रही? व्हाट वर्क फॉर यू? आई थिंक क्रिकेट वर्क फॉर मी और कुछ स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत ही नहीं रही जी। तो क्रिकेट जस्ट सिंपली वर्कड और वही है जो हम लोग अपने पास लेकर के चल रहे हैं। ज़रूरी है कि अनाउंसमेंट हमने टाइमली किया और लोगों में एक एक्साइटमेंट बननी शुरू हुई।
और ये लीग आखिरी पड़ाव में है। तो बिल्कुल। पिछले 3 हमारे सिटीज जोधपुर, सूरत और जम्मू करने के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। जी। तो ऑलरेडी लोग फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो फॉलोइंग जो है वो ऑब्वियसली स्टैंड्स में अब दिखाई दे रही है, जी। स्टेडियम में लोग आ जी। रहे हैं, जी। व्यूअरशिप में आ रहे हैं। जी। तो मेरे पास अभी टीवी व्यूअरशिप का डेटा आ चुका है। जी। तो हमारी अनाउंसमेंट में ही जेएनके के अंदर में टोटल जो व्यूअरशिप है वो इंक्रीज हो चुकी है। बिल्कुल। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जी। और स्ट्रैटेजी उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्रिकेट इज द स्ट्रैटेजी। क्रिकेट इज द Exactly. स्ट्रैटेजी। सर बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, मैं भी चाहती हूँ मैं भी फिजिकली विटनेस करूँ, मैं भी क्रिकेट देखने चलूँ। मुझे बताइएगा कि टिकट्स कहाँ पे अवेलेबल होंगी? आर दे अवेलेबल ऑनलाइन और फिजिकली? जी, ऑनलाइन एंड फिजिकली दोनों है। ऑनलाइन पेटीएम पर आप जाकर के टिकट ले सकते जी। हैं। ऑफलाइन स्टेडियम के बाहर बॉक्स ऑफिस स्टैंड बना हुआ है जहां जी। से आप टिकट ले खरीद सकते हैं। चलिए खैर, हम तो ये तवक्को करेंगे कि अब हमारा जी। आपको और मुझे शायद टिकट की ज़रूरत नहीं, हम रमन जी का नाम लेके बिल्कुल। एंटर कर देंगे। और जो हमारी पूरी दूरदर्शन की टीम है, इसमें भी बहुत सारे क्रिकेट एंथुजियास्ट्स हैं, खेल शायकीन हैं जो चाहेंगे वहाँ पे देखना। तो हमें या तो आप कंसेशन दीजिएगा टिकट्स में या फिर हमें अलाउ कर दीजिएगा। जो please। मेहमान नवाजी मुझे मिली है आपको मैं आपको return दूंगा। कर। आप प्लीज आइए हमारे साथ में बैठ करके मैचेस देखिए। अच्छा, हमें ये बताइए कि लीग अभी किस स्टेज पे है, कितने मैचेस खेले जा चुके हैं, अब कितना हिस्सा बाकी रहता है? अभी श्रीनगर में 3 मैचेस हो चुके हैं, टोटल हमारे 21 मैचेस अभी तक हो चुके हैं। जी। अच्छा। और अब हम लोग आखिरी स्टेज पर हैं, 4 मैचेस और श्रीनगर में खेले जाएंगे। जी। आज, कल, परसों और फिर फाइनल 16 अक्टूबर को। अच्छा, बुधवार 16 के दिन। अक्टूबर को फाइनल खेला जाएगा। जी। चलिए, ये सारी जी। डेट्स जो रमन जी ने कही हैं वो आप लॉक कर दीजिए। अपनी फैमिली के साथ आप जा सकते हैं, मैच देख सकते हैं। जी। रमन जी, खैर ये तो लीग्स वगैरह जिनसे आपका जुड़ाव है, लेकिन आप एक एंटरप्रेन्योर भी रहे हैं और आपने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स में काम किया है। तो आप यहाँ पे किस तरह से देख रहे हैं, ये जो एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम है वो किस तरह का है? और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि आप कई दहाइयों से, अब तकरीबन पिछली जो दहाई रही, पिछले 10 सालों में यहाँ पे भी हमने देखा कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सामने आई। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे रहे जिन्होंने स्पोर्ट्स में या बाकी फील्ड्स में अपनी अपनी इनिशिएटिव्स लिए और वो उसमें कामयाब हुए। तो ये जो एक वो नौकरी वाली मेंटालिटी से हट के एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना, ये आज न्यू एज में, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कितना ज़रूरी है? देखिए, सबसे ज़्यादा है वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बनना। हमारी जो स्ट्रेंथ है, इंडिया की जो स्ट्रेंथ रही है, वो हमारी आवाम, पॉपुलेशन नंबर, और हम लोग आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन बिलो 25 है। जी। तो ये एक बहुत बड़ा एक वर्किंग Resource फोर्स है जिसको हमें चैनलाइज करना है। तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनाना एंटरप्रेन्योर का काम होता है। जी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसिलिटेट करना होता है कि आप शुरुआत करेंगे तो आप 6 या 8 या 10 जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर अपने लिए ही काम नहीं करता, वो अपने अलावा औरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बनता है और एक साइकिल बनाता है। जी। उनको एक्सपीरियंस मिलता है और फिर आगे जाकर के वही लोग जो जॉब कर रहे हैं शायद एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी है कल्चर को अडॉप्ट करना। जी। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैंने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है तो वो अपॉर्चुनिटी को देख करके किया है। तो उसमें घुसना बहुत जरूरी होता है कि सिर्फ आप कहा सुनी के ऊपर में नहीं जा करके, उसकी आप डेप्थ में जा करके आप ग्राउंड स्टडी करेंगे रियलिटीज। तो आपका एक सक्सेस का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आज का यूथ इतना एक्सपोजर देख रहा है, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को लेकर के शुरुआत करना, सक्सेस या फेलियर का रेशो कम करने के अंदर काम करा जा सकता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जेएनके के जो यूथ है जी। वो इस कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है अच्छे से। मैंने पिछले 10 सालों में मैंने देखा, जब मैं पहले आया था और अब आया था, बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है और मैं यंगस्टर्स को ही ज्यादा काम करते हुए देख रहा हूँ। पहले थोड़ी सीनियर्स होते थे, अब मैं यंगस्टर्स को आगे आते हुए देख रहा हूँ। कुछ हमारे यहाँ लोकल स्पॉन्सर्स भी हैं, वहां पर भी अब मैं नेक्स्ट जनरेशन से देख रहा हूँ वो ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है, बातचीत कर रही है। तो ये एक अच्छा साइन है जो लगता है कि एक जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उस पर्टिकुलर कल्चर को और आगे लेकर के बिल्कुल सही। और उसमें आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स की सरबराही हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आप, अगर मैं अभी क्रिकेट एकेडमी की बात कर रहा था, मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योरल क्लब भी बनाया जाए जहाँ पे आप जैसे लोग आएँ और हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करें, उन्हें आगे बढ़ने की राह फराहम करें। मैं
आपसे एक ज़ाती सा सवाल थोड़ा, एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो क्या होते? शायद मैं एंटरप्रेन्योर ही होता। ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, एक्सपीरियंस लिया जब मैं विस्कार्ट वगैरह में काम कर रहा था, पर आई थिंक ये नेचुरल प्रोग्रेशन जी। है। हर एक आदमी के अंदर एक तमन्ना होती है खुद का बॉस बनने की, बिल्कुल। और वो मेरी शुरुआत से थी। तो हालांकि मैंने क्रिकेट थोड़ा बचपन में खेला, बट जनरल 70 करोड़ लोग क्रिकेट खेलते हैं हमारे देश वो में। तो खेलते ही तो हम सब। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं उसको आगे इतना सीरियसली परस्यू Pursue करूं। करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप, और फिर मैंने अपॉर्चुनिटी को यही देखा कि जो चीज शायद मेरे अपने दिमाग से मैं क्रिएट करके ला सकता हूं, जी। उसकी एक्सेप्टेंस मिलने की अपॉर्चुनिटी है, हम्म, तो वो कल्चर मेरे अंदर बैठ गया था। हम्म, सर, चूंकि कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, आपके साथ अभी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आपकी पूरी टीम है, क्या आप आने वाले दिनों में कहीं घूमने वगैरह जाएंगे? ये तो शुरू हो चुका है। जी जी। मैं पिछले 3 दिन में सुन रहा हूँ एक क्रिकेटर जी, कल गुलमर्ग गया शिखर है। धवन ने ट्वीट किया था। हाँ, अच्छा। वो सोनमर्ग गए हैं। तो अलग अलग जगह पर ये ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं। जी। कोई Okay. डल लेक पर गया है घूमने के लिए। तो ये तो अभी चल रहा है, और मेरा भी प्लान था कि मैं जैसे ही टाइम मिले तो जी। 16 तारीख के बाद 2 दिन एक्सटेंड करके आई विल ऑल्सो बी विद माई फैमिली टू जस्ट गो अराउंड द प्लेस। एंड साइट That's सीइंग। great, sir. मैं तो चाहूँगा कि आप ये सभी प्लेयर्स को साथ लेके जाएं और उन्हें यहाँ के कुदरती मनाजिर का जो है नज़ारा कराएं, और वो ताकि वो भी लुत्फ़ लें। क्योंकि मैं कल देख रहा था शिखर धवन ने एक ट्वीट किया था, इसी तरह से और भी प्लेयर्स ने ट्वीट किया है कि एक तो यहाँ की लोगों की गर्मजोशी और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ जो यहाँ में सीनिक ब्यूटी है, जो यहाँ के नज़ारे हैं, वो भी काबिल दीद हैं और देखने लायक हैं। एक आखिरी सवाल, चूँकि अब प्रोग्राम के हम आखिरी पड़ाव पे हैं, आप कितने भी सक्सेसफुल हों, बज़ाहिर कितने भी खुश लगें, कभी कभार ज़िंदगी में ऐसे कुछ मौके आते हैं जब आप भी स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, जब यू हैव टू डील विद योर फेलियर्स, बिकॉज everybody gets their fair share of success and failures, so we have to deal with it, this is life. तो जब इस तरह का कोई मौका आता है जहाँ पे आप स्ट्रेस्ड हैं, जहाँ पे खुदा न खास्ता फेल हो गए, तो कैसे डील करते हैं? हाउ डू यू डील विद योर फेलियर्स? देखिए, मेरा सोचना यही है, और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स को मैंने बोलते हुए सुना है कि जो फेलियर होता है वो शुरुआत होती है आपके अगले सक्सेस की। जी। वहां से आप शुरू करते हैं, क्योंकि फेलियर ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, ताकि आप जब सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे तो वो गलतियां नहीं करेंगे जो आपने पहले की थी। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपको कलेक्ट करके अपने आप को एक सोच रखनी कि मैं फेल तो हुआ हूं, लेकिन खत्म नहीं हुआ हूं। मैं फेल जरूर हुआ, मेरी लेकिन शुरुआत है अगले स्टेप की। जी। तो मैं अपने कल्चर में वही अडॉप्ट करता हूं। मैं कलेक्ट करता हूं, सोचता हूं कि अगले स्टेप से मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और फिर मैं उससे आगे बढ़ता हूं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज स्टूडियो में आए, अपनी ज़िंदगी के बारे में, लेजेंड्स लीग क्रिकेट के बारे में हमारे साथ बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे तजुर्बात और मुशाहिदात शेयर किए। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। शुक्रिया। नाज़िम मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रमन जी के बिहाफ पे हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि अभी भी कुछ मैचेस बाकी हैं, आप भी जाइए, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाइए और इस दिलचस्प मौके का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आप जब कल को अपने जो माजी में हुए कुछ अहम वाक़यात हैं उनका तज़किरा करेंगे तो ये लेजेंड्स लीग क्रिकेट में आप जिन अपने स्टार्स को देख रहे हैं लाइव, इसका जिक्र भी ज़रूर आएगा, एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस आपके लिए बनेगा। मुझे और हुमैरा को इजाज़त दीजिए आज प्रोग्राम कंक्लूड करने की। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारी दीगर नशियात का लुत्फ़ लें, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जेल।